मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम और इतिहास की पाठशाला का समय है। क्लास की शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के सरल प्रश्नों से। आज का सेशन मेडवल और मॉडर्न इंडिया के प्रश्नों पर केंद्रित है और क्लास की शुरुआत नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जल्दी से पहले प्रश्न को आप देखिए। पहला प्रश्न देखते ही आप विकल्प अंदाजा लगा लेंगे। वो कह रहे कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ी ना हो जाए। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है रजिया। और फिर हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत हो जाएगा। तो यही वाला विकल्प आपको चुनना है। बाकी देखिएगा, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है, बिल्कुल ठीक है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी है, ये बात भी ठीक है। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, आपको पता ही है, हुमायूं नामा। याद आया होगा आपको, हमेशा पूछा जाता है गुलबदन बेगम, और इनको प्रिंसेस ऑफ रोज भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आए हैं। और बेसिकली नहीं वाले प्रश्नों में हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो गलती ना हो। और रजिया के बारे में आपको पता है, मिन्हाजुद्दीन सिराज लिखते हैं रजिया के लाखों गुण किस काम के, क्योंकि वो एक महिला थी। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन एक इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है? अली मर्दान, ताजुद्दीन यल्दौज, मलिक अल्तुनिया और नासिरुद्दीन कुबाजा। आपको जवाब देना है। प्रश्न थोड़े से सरल हैं और ऐसा ना हो कि सरल प्रश्न गलत हो जाएं, तो कृपया जवाब दीजिए। और मुझे लग रहा है सही जवाब देंगे और ये मलिक अल्तुनिया का नाम याद आ जाना चाहिए। और आपको पता है कि अल्तुनिया से बाद में रजिया ने विवाह किया था। याद आ रहा है ना आपको? सारी कहानी, सारा घटनाक्रम आपके दिमाग में आ रहा होगा। और देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन है? दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन है? तो अब आप कर पाएंगे वही। संप्रभु शासक ऐबक है, इल्तुतमिश है, आराम शाह है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? और मुझे लगता है कर पाएंगे, और ये इल्तुतमिश है। आपको ध्यान देना चाहिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि ली है। ये बात भी याद रखिएगा। ऐबक कभी भी दिल्ली से शासन नहीं करता है। और फिर ध्यान रखिएगा, ऐबक संप्रभु शासक नहीं है। मलिक और सिपह सलार जैसी उपाधियां लेता है, केवल लाहौर से शासन करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का पहला संप्रभु शासक कौन है? वो इल्तुतमिश ही है। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। और ऐबक के लिए तमाम बातें आई हैं। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्रमा का स्वामी है। पता है आपको, कुरान ख्वां की उपाधि ऐबक की पूछी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लाख बख्श और पील बख्श कहा गया है इसे। एक और अच्छा प्रश्न मैंने अभी डिस्कस किया था कम से कम एक हफ्ते पहले, जरबख्श। जरबख्श कौन है? सोने का दान देने वाला कौन है? जवाब चाहे तो दे सकते हैं। आराम शाह, आपको मालूम है आराम शाह को किस युद्ध के मैदान में परास्त किया गया था? ये सारी बातें आपको याद आनी चाहिए। मैं जानबूझ के इन प्रश्नों को जरूरत समझ के जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये इतने सरल प्रश्न हैं कि आपके जहन में आने ही चाहिए, तुरंत कौन जाने चाहिए उत्तर, इतने सरल हैं। तो रिमार्क यहाँ पे दिया हुआ है, पहला संप्रभु शासक इल्तुतमिश है। और हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। निसंदेह उसका वो इल्तुतमिश पहला सुल्तान है। जबकि आरपी त्रिपाठी ने क्या लिखा, ये स्टेटमेंट भी आया है कि भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का आरंभ वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। ध्यान रखिएगा। और कौन सा राज्य क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के समय? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सल्तनत के प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में नहीं था। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो अलाउद्दीन के प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में नहीं है? चंदेरी, धार, उज्जैन और मांडू और मदुरई। तो बिल्कुल सही जवाब आएगा, मुझे उम्मीद है, और गलती नहीं होगी। और यहाँ पे मदुरई आपको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत की विजयों का क्रम, दक्षिण भारत की विजयों का क्रम, और फिर उसकी बाजार व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें। फिलहाल इस प्रश्न पे नजर डालिए, किस अभियान के दौरान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने यह कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं? मंडौर, रणथंभौर, देवगिरी और भिलसा, किसी एक अभियान को वो छोड़कर आ गया था। और वो कहता है, वो एक्सक्यूज ये दे देता है कि भाई ये ऐसे 10 किले कुर्बान है, हमारे मुसलमानों के एक बाल की कीमत से कहीं ज्यादा है ये सब कुछ।
तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा। और अब मुझे लगता है कि आप बता पाएंगे, और ये रणथंभौर है ना। रणथंभौर के अभियान के लिए उसने ऐसा कहा था, रणथंभौर के अभियान के लिए वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे। और फिर ये कह रहा है कि किस एक जगह से मिले संस्कृत अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। उसकी प्रशंसा के बारे में कोई संस्कृत अभिलेख है, कहीं से मिला है। और ये ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, बीकानेर, रणथंभौर, आमेर और जोधपुर। और मुझे लग रहा है अब इसका जवाब आप दे पाएंगे। जोधपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रणथंभौर अभियान के बारे में आपको उसकी सारी कहानी पता होनी चाहिए, क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिर देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कुछ विशेष बात लिखी है। वो बात क्या है, पढ़िएगा। उसे युग का विजेता शासक के गुणों में, उसके युग का विजेता शासक के गुणों में सर्वोत्कृष्ट है, अतः ना तो कलम और ना ही जीभ उसकी शक्ति का वर्णन कर सकती है। कोई कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसामी है, बरनी है, फरिश्ता है और अमीर खुसरो है। और अब आप इसका जवाब लगा पाएंगे। रीजन ये है कि अमीर खुसरो साहब उसके राजकवि हैं और ये बात अमीर खुसरो ही कह रहे हैं। अमीर खुसरो के बारे में भी आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तूती हिंद है, कहीं कहीं पे तोता हिंद लिखा हुआ मिलता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, आपको पता है। तुर्कल्लाह की उपाधि है, मंगोलों ने बंदी बना लिया था, सूफी भी हैं और सेना नायक भी हैं। आपको सारी बातें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीर समूह में बहुत सारे विदेशियों को भी शामिल किया। उन्हें क्या कहते हैं, एज़ा, ख्वाजा, मशायख या फिर करोड़ी, बताइएगा भाई। और मैं बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो तुरंत क्लिक होने चाहिए। एज़ा याद आया, इंपॉर्टेंट है, सरल प्रश्न है। ख्वाजा की नियुक्ति किसने की थी दिल्ली सल्तनत में, ये आपको बताना है। बता सकते हैं तो बता दीजिए। करोड़ी किस अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, मुगल काल का अधिकारी है ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगले प्रश्न के बारे में जाएं, और ये थोड़ा सा रिमार्क है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं हट रहा हूं। मोहम्मद तुगलक ने अमीर समूह में बहुत सारे विदेशियों को शामिल किया, उन्हें एज़ा कहा गया है। फिलहाल क्या सुल्तान ने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य मत समझो, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता और उत्तरदायित्व की भावना से पूरा किया जाना चाहिए। गयासुद्दीन बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, बेलोल लोदी है या फिर अलाउद्दीन खिलजी हैं, बताइएगा। और गलत नहीं होना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि शायद आप कर पाएंगे यहाँ पे, और ये गयासुद्दीन बलबन ही है। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, गयासुद्दीन बलबन है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आज के थोड़े सरल हैं। आज सरल प्रश्नों को गलत ना करिएगा, बार बार ये कह रहा हूं। और ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि बलबन ने सम्राट या सुल्तान के कर्तव्यों के संदर्भ में जो विचार दिए वो वसैया के सिद्धांत में प्राप्त होते हैं। और ये लोकप्रिय परंपरा है फारस की कि शासकों और राजनीतिज्ञों के वसैया को उसका संकलन किया जाए। और वसैया को बर्नी ने संकलित किया। और वसैया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित है। दूसरे भाग में उसने अपने पुत्रों मोहम्मद और महमूद के राजत्व के संबंध में निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें खास बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वो ये है कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझे, उसे पूर्ण दायित्व और पूर्ण गंभीरता के साथ पूर्ण करें, ये खास बात है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, फड़म क्या है। और फड़म तक चाहे हम जाने के पहले एक नए छात्रों को कुछ सूचना दे रहे हैं। ये हमारी एनसीईआरटी पर बेस्ड एक 2500 प्रश्नों का ये हमारा प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है अमृतवाणी के नाम से। ध्यान दीजिएगा, 20 प्रश्न पत्रों का सेट है, 125 प्रश्न प्रत्येक पेपर में है। ये बात ध्यान देने की है। हर टॉपिक को प्रागैतिहासिक काल से आजादी के बाद तक हर टॉपिक को शामिल किया गया है। आपके रिवीजन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज हमारा अमृत संजीवनी 3000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है। हर टॉपिक में 250, 300, 400 जैसा भी टॉपिक का नेचर है वैसे प्रश्न है। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, आप चाहें तो इन पुस्तकों को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं।
रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है। 2500 प्रश्न है इसमें, 2500 प्रश्न। आप चाहें तो मेडवल इंडिया का भी मंगा सकते हैं, और नहीं मंगाना चाहते हैं तो मॉडर्न इंडिया। 2000 प्रश्नों का अमृत मंजरी के नाम से आया है। टॉपिक वाइज है, यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है। आप देख पा रहे हैं। आप इन चारों प्रैक्टिस सेट में जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको लगे कि इसका रिवीजन हमारा कमजोर हो रहा है, आप मंगा सकते हैं। कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी उसमें दी हुई है, जैसा कि आप क्लास में देख पाते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। फणम क्या है? सिक्का, सुल्तान का छत्र या तलवार या फिर गुप्तचर। और कर पाएंगे फणम, हूण, वराह, ये सब सिक्के हैं। याद आया फणम कहां पे चल रहा था? मुझे उम्मीद है कर पा रहे हैं, गलत नहीं कर पा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं प्रश्नों को। और ये देखिएगा, इक्ता की व्यवस्था से संबंधित बात नहीं है। इक्ता व्यवस्था, तो ये पता है कि इक्ता व्यवस्था को एक संस्थागत रूप देने वाले इल्तुतमिश है, ये बात आपको पता है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, इक्ता राजस्व एकत्रित करने की एक व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। इक्ता का शाब्दिक अर्थ भूमि है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सियासतनामा पुस्तक इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। हाँ, निजामुल मुल्क तूसी की ये रचना है सियासतनामा, इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और फिर इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के राजकोष में जाता था, यही बात गलत है। ध्यान रखिएगा, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो सीधे राजकोष में जाता था वो इक्ता से नहीं, वो खालसा से जाता था। बात समझ में आ रही है? तो यही वाला विकल्प यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला विकल्प यहाँ पर गलत है। और फिर ये कह रहे हैं कि इक्तादार को इक्ता से एकत्रित राजस्व और सैनिक रखने पड़ते थे, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इक्ता से जो अतिरिक्त धनराशि है, इक्ता से जो हमारे इक्तादार है, उनके वेतन से अधिक धनराशि जो है वो आय से, उसको फवाजिल कहा गया है। और ये फवाजिल सुल्तान के राजकोष में भेजी जाती थी, ध्यान रखिएगा। और ऐसी भूमि जिसका राजस्व सीधे सुल्तान के राजकोष में ट्रांसफर होता था, वो खालसा कहलाती है। इल्तुतमिश की सेना में कौन सा एक भाग शामिल नहीं है? थोड़ा देखिएगा, पैदल सैनिक, तोपखाना, तीव्रगामी घुड़सवार सेना या फिर धनुर्धर सेना और निशानची। तो कर पाएंगे, क्योंकि तोपखाना उत्तर भारत में आप देखते हैं पहली बार वो बाबर यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न ये है कि बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? बाबर ने भारत में तोपों का पहला प्रयोग किस युद्ध में किया, मुझे बताइएगा। और अगर आपका जवाब पानीपत के प्रथम युद्ध में आ रहा है तो गलत है। पानीपत के युद्ध में तोपों ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी। और यह ध्यान रखना होगा कि वो 1519 बाजौर या भीरा का युद्ध है, जिसमें बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया और नई बात आई, इंट्रोड्यूस हुई। और फिर फाइनली वो पानीपत का युद्ध, आपको पता है कि उसके तीव्रगामी घुड़सवार, उसकी तुलगुमा सेना पद्धति, उसकी तुलगुमा सेना और प्लस उसका तोपखाना। तो फिलहाल यहां पर देखिएगा, टका, शशगनी, जीतल किन धातुओं से बने सिक्के थे? ये पता है आपको, टका और जीतल किसने चलाया था? तो टका और जीतल चलाने वाले इल्तुतमिश थे, ये बात आपको पता है। अब मामला यह है कि टका और जीतल, इन सिक्कों की धातु क्या थी, बताइएगा। चांदी और तांबा, स्वर्ण, रजत और ताम्र, स्वर्ण एवं ताम्र, ताम्र एवं पीतल। तो देख के बताइएगा। और ये पता है आपको कि चांदी का सिक्का टका होता था, ये चांदी का है, यानी कि ये रजत हो जाएगी। और फिर बाकी जीतल और शशगनी ये तांबे के हैं। और दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, मैंने आपको सिक्कों पर भी बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लिए हैं, क्योंकि एक एक घंटे के लेक्चर्स लिए हैं। इन सिक्कों का इंटरचेंज रेट, इनका वजन और इनकी जो भी धातु कितनी इसमें यूज हुई है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आइए, क्या कह रहा है, पढ़िएगा। सराय दल मुख्यतः क्या है? अनाज मंडी है, राजकीय अनुदान प्राप्त मदरसा है, या फिर रागीरों का विश्राम स्थल है, या फिर राजकीय अनुदान प्राप्त बाजार है? देख के बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा,
जैसे सराय अदल का जो मतलब है वो मतलब है न्याय का स्थान। ये प्रश्न भी बड़ा परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा, ये है राजकीय अनुदान प्राप्त बाजार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब्सिडी मिलती थी और A to Z सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध था। सबसे मुख्य बात यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा सस्ते क्या है, कपड़े यहाँ पर बहुत सस्ते थे। फिलहाल आगे देखिएगा, वैदिक एवं तमिल परंपराओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? या फिर इतिहासकार ताराचंद ने किनके संबंध में यह कहा है कि उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का कार्य किया? देखिएगा, 4 संत हैं यहाँ पे। रामानुजाचार्य हैं, संत रैदास हैं, निम्बारकाचार्य हैं या फिर नाथ मुनि। और अब आप कर पाएंगे, ये रामानुजाचार्य यहां पर करीबी जवाब होगा और वो यहां पर रामानंदाचार्य। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आप ऐसा ही प्रश्न चूंकि आया है तो कमीशन ने रामानुजाचार्य उत्तर दिया, लेकिन बेसिकली उत्तर और दक्षिण के बीच जो भक्ति आंदोलन के बीच जो सेतु का कार्य करते हैं वो रामानंदाचार्य। ध्यान दीजिएगा, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, याद आ गया होगा आपको। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको करीबी जवाब भी देने पड़ते हैं। फिलहाल ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य के साथ भक्ति के विकास में एक नए चरण का शुभारंभ हुआ। उन्होंने वैदिक और तमिल परंपराओं के बीच, वेदांत और भक्ति के बीच तथा वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक और दक्षिण में भक्ति के सांप्रदायिक रुझान के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे। और आगे देखिएगा, किस मध्यकालीन संत को आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, आनंद तीर्थ। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य और माधवाचार्य। और अब आप कर पाएंगे, माधवाचार्य हैं, इंपॉर्टेंट है, और वायु के अवतार माने गए। ध्यान दीजिएगा, माधवाचार्य वायु के अवतार हैं। वल्लभाचार्य को वैश्वानरावतार कहा गया है, अग्नि का अवतार बताया गया है। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार बताया गया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको पता होंगी, गलतियां मत करिएगा। यह तांत्रिक कृति जिसमें मां पार्वती की कृपा का वर्णन है, सौंदर्य लहरी, वो पुस्तक का नाम जो सौंदर्य लहरी की रचना किसने की? तो आदिगुरु शंकराचार्य, पुष्पदंत, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य या फिर संत मलोकदास, और फिर वल्लभाचार्य और माधवाचार्य। थोड़ा बताइएगा, इस प्रश्न को गलत ना हो तो ज्यादा बेटर है। और इसमें सही जवाब क्या देंगे आप? आदिगुरु शंकराचार्य और उनके अगले क्रम में ऋषि पुष्पदंत। आदिगुरु ने रचना की और फिर थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाया ऋषि पुष्पदंत ने। अच्छा प्रश्न है ये, सौंदर्य लहरी की रचना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। और फिर ये वाला प्रश्न देखिए, पार्वती मंगल, साहित्य लहरी एवं कलि धर्मा धर्म निरूपण के रचयिता कौन है? संत दादू दयाल हैं, रामानुज हैं, संत मलुकदास हैं या फिर संत तुलसीदास हैं? देख के बताइएगा, अंदाजा मत लगाइएगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, गलती मत करिए, संत तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस के रचनाकार तो हैं ही, आपको पता है। रामचरितमानस की रचना कहां की? बाबा तुलसी ने काशी में की। करोड़ों लोगों की बाइबल रामचरितमानस अवधी भाषा में कितने वर्षों में पूरा हुआ, ये आपको बताना है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और ये देखिएगा, थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया के भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। 1857 की क्रांति के बारे में ये प्रश्न है और वो कह रहे हैं कि थॉमस जोन्स बार्कर के प्रसिद्ध चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिटिश अधिकारी चित्रित नहीं है? कॉलिन कैम्बल, हेनरी हेवलॉक, जेम्स आउट्रम और हेनरी लॉरेंस। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्लास 12th की एनसीईआरटी का प्रश्न है। और पता नहीं, मुझे नहीं पता आपकी नजर कहां तक है। ये हेनरी लॉरेंस है। एलटी के लिहाज से, पीजीटी के लिहाज से ये सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न पे आइए।
वो मैच करना है केंद्र और वहां पर जिन्होंने अपनी विजय दर्ज की। दिल्ली में हडसन है, आपको पता है, दिल्ली में हडसन है तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। और फिर कॉलिन कैम्बल लखनऊ में है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। झांसी ह्यूरोज और इलाहाबाद में कैप्टन नील, तो 2 1 4 3। ये ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, उनकी वीरता से प्रभावित होकर, कि यहां पर वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। याद आ रहा है ना आपको? तो 2 1 4 3 देख लीजिए, जहां भी आएगा जिस भी विकल्प में 2 1 4 3 ए आएगा। आगे देखिएगा 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का वो प्रमुख प्रावधान क्या है जिसमें हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, वो काफी नाराज थे। उनका वेतन कम हो जाएगा, उनको धुलाई भत्ता, वर्दी भत्ता नहीं दिया जाएगा, मुफ्त में डाक सेवा नहीं दी जाएगी, और समुद्र पार अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें सैन्य सेवा हेतु अपनी सेवाएं देनी होंगी। तो ध्यान रखिएगा, यही बात थी जो बहुत असंतोष का कारण थी। क्यों? क्योंकि भारतीय जो हमारी मान्यताएं थीं उसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देश के बाहर जाएगा, समुद्र पार जाएगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि सैनिकों में इस पॉइंट को लेकर काफी असंतोष था। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भारतीय डाकघर अधिनियम है उसमें मुफ्त डाक सेवा को बंद कर दिया गया, और जो ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था उसमें समुद्र के पार जाकर सैनिक सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। और ये देखिएगा, किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया। सीताराम कंवर है, भीमा नायक है, बादल भोई है, या फिर खाजिया नायक है। आपके लिए हो सकता है ये नया प्रश्न हो और थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वो भीमा नायक है। ध्यान रखिएगा, गलत ना हो, ये भीमा नायक है। ये सब प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, नए वाले एनसीईआरटी से कलेक्शन में लिया है, और यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ये देखिए, यहां पर ये भी लिखा हुआ है, अगला प्रश्न भी आपका एनसीईआरटी से, और मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि ये हमारी एनसीईआरटी पे आधारित ये अमृत गंगा अमृत वाणी के नाम से आई है। 2500 प्रश्नों का संकलन है, 20 प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न हैं। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस सेट को अपने अध्ययन में, अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज अगर लेना चाहें तो टॉपिक वाइज भी हमारे पास आपके लिए 3000 प्रश्नों का अमृत संजीवनी के नाम से केवल एंशिएंट का है, ध्यान दीजिएगा। मेडवल इंडिया का अमृत गंगा के नाम से 2500 प्रश्नों का कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। अरबों के आगमन से परवर्ती मुगलों तक जाता है, हर टॉपिक में 2500 प्रश्न है हर बुक में। तो ऐसे मिलेगा कहीं 500, कहीं 400, कहीं 300 प्रश्न मिल सकते हैं। ये अमृत मंजरी है हमारी मॉडर्न इंडिया की टॉपिक वाइज, यूरोपियों के आगमन से आजादी के बाद तक 2000 प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। इस प्रकार आपको 10,000 प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा। एंशिएंट के 3000, मेडवल के 2500, मॉडर्न के 2000, 7500 ये, और प्लस 2500 कंबाइंड एनसीईआरटी मिक्स करके, तो कुल 10,000 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यदि आप इन पुस्तकों को नहीं भी मंगाना चाहते तो एक और मंगा सकते हैं, अमृत कलश मंगा सकते हैं। ये एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न की कंबाइंड है, इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या नहीं है, आंसर शीट है केवल। 3000 प्रश्न है इसमें, 3000 प्लस प्रश्न है, लगभग 3400 प्रश्न है इसमें। तो आप इस अमृत कलश को मंगा सकते हैं, जो आपकी सुविधा अनुसार, जो आपको सूट करे वो मंगा सकते हैं। जानकारी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विद्रोह के समय बात हो रही है संथाल विद्रोह और 57 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के साथ देने वाले बिहार के एक प्रमुख जमींदार कौन थे। ये देखिए कक्षा 12 की एनसीईआरटी का प्रश्न है, और तेजचंद, रायचंद, मामचंद या फिर मेहताब चंद, और अब मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे, ये मेहताब चंद है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत निर्णायक हो सकते हैं। अभी तक आपकी नजर, बहुत से छात्रों की नजर एनसीईआरटी पर नहीं है, और हमने आपकी इस मेहनत को अपनी अमृत वाणी में संजो दिया है। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। तेजचंद बर्दवान का शासक था एक बार, मेहताब चंद के शासन में बर्दवान की जमींदारी काफी फली फूली, फिर मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और फिर 57 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। रिमार्क दिया हुआ है, इसी तरह के रिमार्क आपको अमृत वाणी में या किसी भी पुस्तक में, मंजरी में, संजीवनी में, गंगा में मिलेंगे। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। कलकत्ता स्थित विद्यासागर कॉलेज की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी,
और स्थापना के समय इस कॉलेज का नाम क्या था, बताएंगे आप? बैथ्यून कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज या फिर संस्कृत कॉलेज? और मुझे लग रहा है कि बहुत हड़बड़ी में जवाब मत दीजिएगा, बैथ्यून कॉलेज नहीं है और यहाँ पे जवाब है मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। और अगले प्रश्न की ओर जाने के पहले ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसका रिमार्क ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यासागर ने 1872 में एक निजी संस्था के रूप में कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। 1917 में इसका नाम विद्यासागर कॉलेज कर दिया गया। ईश्वर चंद्र बैथ्यून स्कूल के प्रथम सेक्रेटरी थे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। बहुत सारी बातें जहां पर इन्होंने प्रिंसिपल का पदभार भी संभाला। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर जाइए। महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? और तुरंत जवाब आना चाहिए यहाँ पे, प्रश्न देखते ही और जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। कब की, कहां की, किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पर कुछ बढ़िया रिमार्क्स है। हमारी कोशिश है कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। 1822 में पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना हुई और फिर इसके बाद मुंबई में शारदा सदन की भी स्थापना रमाबाई ने की थी, आपको पता है। और फिर ये देखिएगा, ब्रह्म समाज के किस समाज सुधारक ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक राजकुमार के साथ कर दिया था? तो अब ये कर पाएंगे आप, क्योंकि फिर वहीं से विभाजन हो गया और वो क्योंकि बाल विवाह का विरोध हो रहा था और इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। वो केशव चंद्र सेन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना हो। अगले प्रश्न की ओर जाइए और ये देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको फिर एक डिटेल दे दी है। 1878 और केशव चंद्र सेन ने अपनी बड़ी पुत्री का, सुनीति देवी का विवाह कूच बिहार के राजकुमार नृपेंद्र नारायण के साथ कर दिया और फिर यहीं से बात केशव चंद्र सेन का काफी विरोध हुआ और फिर आर्य समाज में आप देखेंगे ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। तो फिलहाल किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? और ये 4 ऑप्शंस हैं। राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं और केशव चंद्र सेन हैं। जवाब क्या देंगे? और यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय आप जवाब दे सकते हैं। अच्छे प्रश्न हैं और राजा राम मोहन रॉय से एक प्रश्न पक्का फिक्स रहता है। बहुत कुछ मैंने आपको कराया है। और फिर ये देखिएगा, यहाँ पे रिमार्क है, आप रिमार्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 26 में पारित हुआ। 26 की शुरुआत से प्रभावी हुए। जूरी एक्ट के तहत ईसाइयों के मुकदमे के दौरान कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति जूरी नहीं हो सकता था, जबकि ईसाई किसी भी मुकदमे में जूरी हो सकेंगे। राजा राम मोहन रॉय ने इसका विरोध किया कि भाई केवल ऐसा क्यों है, ये भेदभाव क्यों है। फिलहाल आज की क्लास को समाप्ति का समय हो रहा है और मैं चाहता हूं कि पहले जितने भी प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पूरा प्रॉपर वे में आप रिवाइज कर लीजिए। कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप हमसे रिप्लाई ले सकते हैं, संस्था में आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने से एक फायदा ये है कि आपको क्लास के बारे में, हमारी संस्था के बारे में सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। आज समाप्त कर रहे हैं, विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।